नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी बायो गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं सुमित त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज आ चुके हैं हम लेक्चर नंबर 2 को लेकर, जो कि हम बात कर रहे थे जीवों में जन्म के बारे में। जहां तक हमने टॉपिक छोड़ा था वो टॉपिक था आपका बीजाणुओं द्वारा जन्म। ध्यान रखिएगा कि आप 5वें नंबर में पढ़ रहे थे बीजाणु द्वारा जन्म, और बीजाणु द्वारा जन्म कहने का मतलब ये है, बीजाणु द्वारा जनन की प्रक्रिया पढ़ रहे थे, यह अलैंगिक जनन का एक भाग होता है। इसी को अंग्रेजी में जूस्पोर्स यानी कि रिप्रोडक्शन बाई जूस्पोर्स होता है अलैंगिक जनन के द्वारा। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह से घटनाएं होंगी। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को वीडियो पहुंच जाए। और मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप अपने तक सीमित न रखें, ताकि जो भी जरूरतमंद हो उनको ये कक्षाएं मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं बीजाणुओं द्वारा जो जनन होता है। ये बीजाणु द्वारा जो जनन होता है इसी को कह दिया जाता है इंग्लिश में बाईजूस्पोर, बाईजूस्पोर। तो बाईजूस्पोर्स द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो एक कोश की पादपों में, यहाँ पे मैं डिफिनेशन देखिए यहीं पे जो है नोट डाउन कर दे रहा हूँ कि एक कोश की जीवों में या एक कोश की जो पौधे होंगे, एक कोश की पादपों में बहुविखंडन द्वारा, बहुविखंडन का मतलब जब एक कोश के पादप होंगे उनमें मल्टीपल फिजन होगा, और पादपों में बहुविखंडन द्वारा नए जीव का निर्माण अनुकूल परिस्थिति में होता है। ध्यान रखिएगा, अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो यह घटना क्या कहलाती है भैया, यह किसके द्वारा होगा, बीजाणु द्वारा, यानी बाईजूस्पोर्स। तो जूस्पोर एक तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अगुणित होते हैं। जब ये मिलते हैं तो अगली पीढ़ी यानी जाइगोट का निर्माण होता है और अगली पीढ़ी आती है। इतना उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर हम उदाहरण पे चर्चा करें, आपसे उदाहरण पूछा जाता है कि बाईजूस्पोर्स यानी बीजाणु द्वारा जनन बीजाणुओं द्वारा किनमें किनमें होता है, तो उदाहरण याद रखिएगा आपके पास ये उदाहरण हो जाएगा म्यूकर, जी हाँ म्यूकर में। फिर अगला उदाहरण याद रखिएगा राइजोपस का, राइजोपस का उदाहरण आपको याद आ रहा होगा कि म्यूकर और राइजोपस कहां से ले रहे हैं, हम कवकों से ले रहे हैं, यानी कवक की सीरीज से यहाँ पे हम उठा रहे हैं। तो म्यूकर हो गया आपका, राइजोपस हो गया। अब अगर आप कहेंगे कि और कुछ लीजिए तो फर्न और इक्विसिटम आप जानते हैं, फर्न, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। उधर चलिए, तो वहां पर जो है आपने देखा था। अच्छा, ये 3 एग्जांपल हो गए। चौथा एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा कि पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, पूरा नाम है इसका पक्सिनिया। तो ये जो है आपके पौधे हैं, यहाँ पे आज लिख लीजिएगा। ये सभी कैसे होते हैं, इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, बाईजूस्पोर्स द्वारा, यानी कि ये जूस्पोर बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं भैया, एक कोश के, जो एक कोश के पौधे होते हैं उनमें ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। आगे चल रहा हूँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चले। यस, अब हम बात करेंगे इसके अगले वाले यानी कि 6वें नंबर की पोजीशन की। अगर 6वें नंबर की पोजीशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे, चल ये देखिए, ये तो जूस्पोर्स हो गए, लेकिन अगला होता है अलैंगिक बीजाणु द्वारा एक जनन, जो एक प्रक्रिया होती है अलैंगिक बीजाणु द्वारा। 6वें नंबर पे धध्यान रखिएगा, अलैंगिक बीजाणु द्वारा ये जो जनन होगा ये किस तरह से होगा, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा। अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा का मतलब ये है कि जो असेक्सुअल बाईजूस्पोर जो होंगे वो कैसे किस तरह से रिप्रोडक्शन करेंगे, उनमें क्या कंडीशंस आती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो एकदम सूक्ष्मदर्शी होंगे वो कैसे होते हैं भैया, अलैंगिक बीजाणु द्वारा जो जनन होगा वो कैसा होगा, ये कैसे होंगे जी, वो सूक्ष्मदर्शी होंगे। सूक्ष्मदर्शी का मतलब है कि इन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि इनको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं माइक्रोस्कोप का। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इनमें जो उदाहरण आते हैं वो उदाहरण आते हैं कवक के और शैवालों के। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सीधा आपको मैं उदाहरण पे ले चल रहा हूँ, क्योंकि आपसे उदाहरण पूछे जाते हैं। अगर उदाहरण की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे उदाहरण ध्यान रखिएगा कि जो उदाहरण आएगा वो आएगा कवक का और कुछ शैवाल भी इसी तरीके से जनन करते हैं, जैसे कुछ शैवाल, ये ध्यान रखिएगा कुछ शैवाल। अगर शैवालों की बात मैं करूं तो शैवालों में याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनास एक तरह का शैवाल है जिसमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल बाईजूस्पोर द्वारा। तो ये हो गया, यहाँ पे मैं इसका उदाहरण लिख दे रहा हूँ, क्लेमाइडो, यहाँ पे दिख रहा है ये क्लेमाइडोमोनास, पूरा नाम है क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है भैया, अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा
क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे जो है चलते हैं, और ये 5वां हो गया। छठा 7वें नंबर का बता दे रहा हूँ आपसे। 7वें नंबर में केवल एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आप केवल याद रखिएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोनिडिया द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, कोनिडिया द्वारा जनन किसमें होता है, तो कोनिडिया द्वारा जो जनन होता है भैया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो कोनिडिया द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो याद रखिएगा किसमें होता है, पेनिसिलियम में। ये पेनिसिलिन में, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, तो अभी एक बात चर्चा कर दे रहा हूँ। पेनिसिलियम एक तरह का क्या है भैया, ये एक तरह का कवक होता है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इसका पेनिसिलियम का इस्तेमाल हम करते हैं फंगिसाइडल क्रीम के लिए, या कह सकते हैं कि सबसे पहली बार जो एंटीबायोटिक दवा बनाई गई थी वो पेनिसिलियम से ही निकाली गई थी। पेनिसिलियम का पूरा नाम जो होता है पेनिसिलियम नोटेटम, और जो ये पेनिसिलियम नोटेटम था इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो पेनिसिलिन हम इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहली बनाई गई एंटीबायोटिक दवा थी। जी हाँ, और वो निकाली किससे गई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से। और यह एक तरह का क्या होता है, कवक होता है, यानी कि फंगस होता है। पेनिसिलियम नोटेटम एक तरह का कवक का जीव है, और इसी से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहली बार पेनिसिलिन नामक एक दवा बनाई थी जो कि एंटीबायोटिक थी, और ये तब से फेमस है। तो आज भी आप पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम से निकाली गई थी, पूरा नाम याद रखिएगा। इतनी बात समझ में आई। फिर अगला ध्यान रखिएगा कि अगर मैं 7वें नंबर की बात करूं, ये 8वें नंबर की बात करूं, तो 8वें में आपसे पूछा जाता है उदाहरण के रूप में कि जेम्यूल फॉर्मेशन द्वारा, यानी कि जेम्यूल द्वारा किसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, तो जेम्यूल द्वारा स्पंजों में होता है भैया। जेम्यूल, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। जेम्यूल द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, तो आप बताएंगे स्पंज में ऐसा ही होता है सर। किसमें होता है भैया, स्पंज में। तो ये याद रखिएगा कि स्पंज में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह का रिप्रोडक्शन आप स्पंज में कराते हैं, तो स्पंज में आप जेम्यूल द्वारा रिप्रोडक्शन कराते हैं। और ये सभी किसके भाग हैं, ये सभी आपके अलैंगिक जनन के भाग आते हैं। बात इतनी समझ में आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपके धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। और फिर इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लीजिए, और हम बात करेंगे कायिक जनन की। स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। अगर वीडियो को आपको ये लग रहा हो कि इसमें ये चीजें जो है कम है, तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि उसको सुधारा जा सके। और दोस्तों, अपने तक वीडियो सीमित मत रखिए। न से रखने का मतलब ये है कि अगर इसको किसी को दे रहे हैं आप, तो इसमें जो है उसका भी भला हो जाएगा। दूर दराज के तमाम हैं जिनको जो है ये सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, आप ध्यान रखिए। ये लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। लेक्चर नंबर पहले वाला, फर्स्ट वाला देख लीजिएगा, आपको काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कायिक जनन की। ध्यान रखिएगा, कायिक जनन, कायिक जनन। और कायिक जनन का मतलब है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब ये किस तरह का रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा कि कायिक का मतलब क्या होता है। कायिक का मतलब होता है बाह्य भाग, कायिक का मतलब होता है बाह्य भाग। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं डिफिनेशन नोट कर रहा हूँ कि जब किसी पौधे के बाह्य भाग कहने का मतलब ये है कि किसी पौधे का बाह्य भाग क्या होगा, तो आप कहेंगे कि पौधे को जो सामने से देखकर बताएं। तो आप पौधे में क्या क्या देखते हैं, आप उसमें देखते हैं पत्तियां देखते हैं, तना देखते हैं, उसका फूल देखते हैं, और क्या जड़ें तो नहीं देखते। हाँ, जड़ें दिखाई नहीं देती हैं, एक आध दो एक्सेप्शनल को छोड़कर। तो वो जड़ें उनको सहारा देने के लिए होती हैं। जैसे बरगद में आप देखते हैं तो उसकी जड़ें उनको सहारा देने के लिए पाई जाती हैं भैया। इसको जो है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर किसी पौधे के बाह्य भाग जैसे तना, उसकी पत्तियां, ये ध्यान रखिएगा, तना, पत्तियां, ये जो है उसके क्या होंगे, या शाखाएं आप कह सकते हैं, जो ब्रांचेस होंगी वो भी उसके बाहर की होंगी। तो शाखाएं आदि के द्वारा भाग से जब कोई नया जीव या नया पौधा तैयार होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कायिक जनन कह दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि कायिक का मतलब समझ में आ गया होगा। ये कायिक जनन कहा जाता है, यानी वेजिटेटिव प्रोडक्शन कहा जाता है, कायिक जनन कहा जाता है। अब कायिक जनन के भाग हैं, यानी कायिक जनन के भी पार्ट हैं। तो कायिक जनन में किस तरह से जो है हम भाग लेते हैं, या इसमें और क्या क्या समानताएं होती हैं। तो कायिक जनन में एक पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा कि जो भी संतत पीढ़ी होगी वो जनक के सेम, एकदम बिना किसी परिवर्तन के अपने जनक के समान ही होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, संतति अपने जनक के समान होती है, अपने जनक के समान होती है।
अपने जनक के समान होती है, कहने का मतलब ये है कि जैसे ही जनक होंगे, यानी कि जैसे जिस पौधे से ये बनेंगे सेम उसी तरीके के रहेंगे। जैसे अगर किसी आम में बीज का आकार छोटा है तो उससे जो भी अगली वाली जनरेशन आएगी तो उसमें भी बीज के आकार क्या होंगे, छोटे छोटे ही होंगे। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा नींबू है जो वर्ष भर यानी कि बहुवर्षीय है, यानी साल भर उसमें अमरूद ये नींबू के फल लगे रहते हैं, तो उससे अगर आप नया पौधा कोई बना रहे हैं, उसके कायिक भाग से उसमें कायिक जनन करा रहे हैं, तो उस पौधे में भी कैसा नींबू होगा भैया, वो भी साल भर यानी बहुवर्षीय होगा। हर साल हमेशा जो है आपके पौधे में फल लगा रहेगा। तो इस तरह से अभी और आगे बात करेंगे जब कायिक जनन के बारे में हम देखेंगे। तो आगे चले, ध्यान रखिएगा। अगली बात ध्यान रखिएगा कि जब कायिक जनन कराएंगे तो एक चीज से आप स्वतंत्र हो जाएंगे, क्या कि बीज की आवश्यकता नहीं होती इसमें। तो ये बात मैं लिख दे रहा हूं, बीज की आवश्यकता नहीं होती, बीज की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती। अच्छा क्यों नहीं होती है भैया, क्योंकि जब पौधे का बाह्य भाग खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि पत्ती, तना और शाखाओं को लेकर या पुष्पों को लेकर अगर हम इस तरह की प्रक्रिया कायिक जनन की करा रहे हैं तो क्या जरूरत है फिर इसके बाद, तो बीज की क्या जरूरत है। तो सेम इसी तरह की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। जैसे कलम लगाने में आप तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, आपके पास ऐसे तमाम अगल बगल फल होंगे या पेड़ पौधे होंगे जिनके बीज आपने देखे नहीं होंगे लेकिन उस पौधे को देखा होगा। तो ये बातें जो है ध्यान रखिएगा ताकि आपको आसानी रहे। तो इतनी बात उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रही होगी। चलिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि कायिक जनन के प्रकार के बारे में। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर प्रकार के बारे में बात करें, प्रकार निम्न है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, निम्न है। निम्न प्रकार में हम जनरली दो चीजों की चर्चा करेंगे। एक करेंगे हम प्राकृतिक कायिक जनन, यानी कि प्रकृति द्वारा, प्राकृतिक, ये हो गया आपका प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा यहाँ पे हम चर्चा करेंगे मानव निर्मित कायिक जनन, मानव निर्मित कायिक जनन। अच्छा दोनों होंगे कायिक जनन ही, लेकिन एक मानव द्वारा होगा और एक प्रकृति खुद से कर लेगी। तो सबसे पहले हम पहले हेडिंग यहाँ पे बना ले रहे हैं, ये प्राकृतिक कायिक जनन। तो ये जो प्राकृतिक कायिक जनन होगा यह किस तरह से होगा अल्लाह, तो ध्यान रखिएगा कि प्राकृतिक कायिक जनन जिस तरह से होगा उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, यानी कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरह होगा। यानी प्रकृति भी कह रही है कि कायिक जनन करें ताकि बीज जब बीज वाले पौधे बनते हैं तो उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है। साथ ही साथ क्या वो अपने जनक के समान एकदम होंगे कि नहीं, इसमें प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए प्राकृतिक कायिक जनन है, प्रकृति ने ही इसकी व्यवस्था कर रखी है। तो ध्यान रखिएगा कि इस प्रक्रिया में सबसे पहली बात अगर मैं कहूं तो यह प्रकृति द्वारा पूर्ण कराया जाता है, प्रकृति द्वारा पूर्ण कराया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगली बात ध्यान रखिएगा कि जब प्राकृतिक कायिक जनन होगा तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है, तो जो संतत पीढ़ी होती है वो मात्र पौधे से अलग होकर बनती है। यानी कि संतति अपने मात्र पौधे से अलग होकर बनती। इतनी बात समझ में आई, अलग होकर बनती है। दोस्तों आपके सिलेबस लगातार बढ़ रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाएं और देखते जाएं। तो कायिक जनन में आपने दो भाग देखा है, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा क्या है आपका मानव निर्मित कायिक जनन। मानव निर्मित कायिक जनन अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन देख रहे हैं। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या घटनाएं हैं कि इसमें यह प्रकृति द्वारा पूर्ण कराया जाता है। भाई नाम ही से है कि प्राकृतिक कायिक जनन, तो प्रकृति ही कराएगी। अगली बात ध्यान रखिएगा कि संतति अपने मात्र पौधे से, यानी कि जो संतति आगे आने वाली है वो कैसे बनेगी, तो वो अपने मात्र पौधे से अलग होकर ही बनेगी। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा इसके पास। दूसरा कोई रास्ता ना होने का मतलब ये है कि एक तो कायिक जनन हो रहा है, तो कायिक जनन यानी कि जब ये किसी पौधे से बनेगा तो या तो उसका तना उसमें प्रतिभाग करेगा, या तो उसकी पत्तियां प्रतिभाग करेंगी, और या तो उसके पुष्प वगैरह प्रतिभाग करेंगे, तो जैसा जिसका लक्षण होगा वैसा। तो इतनी बात समझ में आई। अब हम प्राकृतिक कायिक जनन में सबसे पहले नंबर 1 पर चर्चा करते हैं जड़ों द्वारा। तो जड़ों द्वारा यानी बाय रूट्स किसमें जो है रिप्रोडक्शन होता है, जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन किसमें होता है, तो ये देख लीजिएगा, यहां से हटाएं,
चलिए ये जो है मैं हटा दे रहा हूँ, ये इसी के आगे चलिए चलते हैं। जड़ों द्वारा जो कायिक जनन होता है, ध्यान रखिएगा कि इनमें क्या होता है, तो इनमें अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा, अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा जनन होता है। कैसे होता है भैया? अपस्थानिक कलिकाओं द्वारा जनन होता है। अपस्थानिक कलिकाओं का मतलब क्या है? जैसे अगर आपने आलू देखा होगा, बिल्कुल आपने आलू देखा होगा, अगर उस आलू को काफी दिनों तक रख दें, आप नमी वाली जगहों पर रख दें, तो उसमें देखते हैं कि छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स यानी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिसको आप कलिका कहते हैं। जी हाँ, उसी को कलिका कहा जाता है, और आप सामान्य भाषा में अखुआ वगैरह भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है उसको अखुआ ही कहा जाता है। और किताबों में बर्ड लिखा है, हिंदी वाली किताबों में कलिका लिखी गई, यानी छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती हैं। तो उनके द्वारा जो है जनन की प्रक्रिया होती है, यानी उसी को अब हम आलू को क्या करते हैं, काट कर मिट्टी में बो देते हैं, तो उसी से जो है अखों से क्या होता है, एक पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जड़ों द्वारा जनन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट यहाँ पे उदाहरण में आ जाइए, आपसे पूछा जाता है कि जड़ों द्वारा जो जनन की प्रक्रिया होती है कायिक जनन की, वो किसमें किसमें होती है। तो उदाहरण याद रखिएगा, आपका शकरकंद हो गया, शकरकंद जो मीठा मीठा होता है, शकरकंद। सतावर, ध्यान रखिएगा भैया, सतावर, ये सतावर भी इसी में आएगा। और सतावर के बाद याद रखिएगा कि आपके जो है, जी हाँ, सतावर के बाद जो आपका उदाहरण आएगा, ये आते हैं पुदीना, शीशम वगैरह, ये सभी। तो ये हो गया आपका पुदीना। एक बार पुदीना कहीं बो के देखिए, कभी खत्म ही नहीं होगा। पुदीना और शीशम, और कैसा होगा भैया, शीशम। शीशम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, डालबर्गिया सिसो। और पुदीना का क्या होता है, मेंथा एर्वेंसिस। ध्यान रखिएगा, मेंथा एर्वेंसिस पुदीने का वैज्ञानिक नाम है, और शीशम का क्या नाम होता है, डालबर्गिया सिसो या डालबर्जिया सिसो, जैसा प्रोनाउंसिएशन हो तो ये कर लीजिएगा। तो शकरकंद, सतावर, पुदीना और शीशम में कैसा जनन होता है, कायिक जनन में कौन से भाग का, प्राकृतिक, जड़ों द्वारा। क्योंकि अगर शीशम पुदीना को एक बार आप बो देते हैं, तो एक पुदीना से ढेर सारे पुदीना के पौधे तैयार हो जाते हैं, मिंट के प्लांट तैयार हो जाते हैं। सेम उसी तरीके से अगर शीशम का एक पौधा कहीं लग जाए, तो उसकी जड़ें जो है जमीन के सतह के साथ चलती हैं, और आगे चलकर उन्हीं जड़ों से एक नया पौधा धीरे धीरे तैयार होने लगता है। तो ये जो है प्रक्रिया आपकी आ गई जड़ों द्वारा। अब जड़ों के बाद हम बात करेंगे कि पत्तियों द्वारा जनन किसमें होता है। जी हाँ, प्राकृतिक जनन में ही एक भाग आता है आपका कि पत्तियों द्वारा जो जनन होता है वो किस तरह से होता है। तो पत्तियों द्वारा जनन में हम बात करेंगे कि एक आपके पास पौधा आता है ब्रायोफिल्म का। जी हाँ, अगर नंबर बी में हम बात करें पत्तियों द्वारा, तो पत्तियों द्वारा किस तरह से जनन होता है भैया, और ये कायिक जनन ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी के भाग से यानी कि पौधे के भाग से ही ये प्रक्रिया हो रही है। तो पत्तियों द्वारा जो जनन होगा वो किस में होगा, तो आप कहेंगे पत्तियां प्रतिभाग करते हैं। कौन प्रतिभाग करता है भैया, तो यहां ध्यान रखिएगा, पत्तियां प्रतिभाग करती हैं, प्रतिभाग करती हैं। प्रतिभाग करने का मतलब है कि अगली पीढ़ी लाने में कौन जिम्मेदार होंगी, पत्तियां ही होंगी, यानी पत्तियों द्वारा ऐसी प्रक्रिया होती है। और पत्तियों में क्या ऐसा होता है जिसके द्वारा ये जनन करते हैं, तो आप कहेंगे पर्ण कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, पर्ण कलिकाएं पाई जाती हैं, पर्ण कलिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं पर्ण कलिकाओं की वजह से ही पत्तियों के द्वारा जनन होता है। जैसे मैं एक पत्ती बना रहा हूं, आपने शायद जो है अगर एनसीईआरटी खोली हो तो आपने देखा होगा, ये कुछ इस तरह का लीफ होता है भैया, ये देख लीजिए। अगर ऐसा जो है आपने देखा हो, तो इसी में आप देखेंगे कि इसी के किनारे किनारे इस तरह से ढेर सारी कलिकाएं ऐसे निकली आपको दिखेंगी। दरअसल ये कुछ और नहीं, इस पत्ती को कहते हैं ब्रायोफिल्म। देखिए मैं नाम इसको दे दे रहा हूं, इसका नाम जो है होता है ब्रायोफिल्म का। ये है भैया ब्रायोफिल्म। और ब्रायोफिल्म को हम दूसरी भाषा में अजूबा भी कहते हैं। क्या कह देते हैं, अजूबा। अजूबे का पौधा इसी को कहा जाता है अजूबा पौधा। और अजूबा पौधा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर किसी पौधे की पत्ती से हम अगला जो है जनरेशन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक अजूबा ही है, एक नई घटना है। तो साथ ही साथ अगर हम उदाहरण में बात करें कि पत्तियों द्वारा जनन किसमें होता है, तो ये आपका होता है ब्रायोफिल्म में। उदाहरण नोट कर लीजिएगा, ब्रायोफिल्म। ये ब्रायोफिल्म आपका हो गया जवाब यहाँ पे सही। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको एकदम दिमाग में पड़ गई होगी। अगर आपको लग रहा हो कि सर एक आध और उदाहरण बताइए, तो एक उदाहरण और ले लीजिएगा, बिग्नोनिया का। ध्यान रखिएगा भैया, बिग्नोनिया का एक पौधा होता है बिग्नोनिया। तो इसमें भी कैसा जो है जनन होता है, पत्तियों द्वारा। तो इसके लिए अगर आपको उदाहरण न समझ में आ रहा हो कि ये कैसा होता है, तो लीफ का तो मैंने बना दिया है,
दूसरे वाले का बिगोनिया का या बिग्नोनिया का आप देख सकते हैं। आप अपने गूगल बाबा पे जाइए और टाइप करिए, आपको चित्र दिख जाएगा किस तरह का होता है। चलिए बी के बाद हम सी में बात करते हैं। जब पत्तियों द्वारा जनन हो गया तो अगला जनन किससे बचता है भैया? तनों द्वारा। ये जनन होता है किससे? तनों द्वारा। अब तनों द्वारा किसमें जनन होता है? तो ध्यान रखिएगा कि तने में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कौन प्रतिभाग करेगा? तने, यानी तनों द्वारा जनन होता है। तनों द्वारा जनन होता है। ये तनों द्वारा जो जनन होता है, तो तनों में ऐसा क्या पाया जाता है कि इसमें कंडीशन ऐसी आती है? तो आप कहेंगे कि पर्व और पर्व संधियां, पर्व और पर्व संधियां। अब ये पर्व और पर्व संधियां क्या है? तो आप कहेंगे कि पर्व और पर्व संधियों का मतलब है नोड और इंटरनोड। जी हाँ, पर्व को कहते हैं नोड, पर्व को कहते हैं नोड, और पर्व संधि को कहते हैं इंटरनोड। ये हो गया इंटरनोड। तो पर्व और पर्व संधि यानी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अभी पर्व, नोड और इंटरनोड है क्या? देखिए जरा, मैं एक चित्र बना रहा हूं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए कि मैंने एक जो है यहाँ से एक पौधा बना दिया, सपोज मानिए जो है एक आर्टिफिशियल मैंने पौधा यहाँ पे बना दिया, तो अगर एक यहाँ से इस तरह से मैं लीफ निकाल दूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक लीफ यहाँ से निकाल दूं और दूसरा लीफ यहाँ से निकाल दूं, ऐसा चित्र शायद अगर मैं कंप्लीट अभी चित्र बनाऊंगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि शायद आपने देखा। तो आप देखिएगा कि जैसे जहां से ये लीफ बेस, यानी कि जहां से ये जुड़ा हुआ है जो पत्ती इस तने से, इस भाग से यहीं पे एक छोटा सा उभार जैसा स्ट्रक्चर निकलता है। ये छोटा सा निकला रहता है, तो ये जो उभार जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर है उसी को कह देते हैं पर्व। ये क्या कह देते हैं? पर्व। ये पर्व हो गया और ये वाला भी पर्व होगा जो छोटा सा निकला है। अच्छा, ये पर्व यानी नोड हो गए। और संधि का मतलब दो चीजों के मिलने की जगह। जब एक पर्व यहाँ और एक पर्व यहाँ है तो इनके बीच की जगह को हम क्या कहेंगे? पर्व संधि। तो ये वाला जो भाग होगा उसको क्या कहते हैं? पर्व संधि। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा पर्व संधि। जी हाँ, इंटरनोड हो जाएगा तो इस तरह से आप कहेंगे कि नोड और इंटरनोड से क्या होगा? तनों द्वारा जनन की प्रक्रिया होगी। तो जैसे आप ऐसा इस्तेमाल कहां करते हैं? जैसे गन्ने को आप देखिए, तो गन्ने में आप क्या पाते हैं कि जैसे ये आपका मान लीजिए गन्ना हो गया, और गन्ने में इस तरह से छोटे छोटे उभार जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जो उभार जैसी संरचनाएं पाई जा रही हैं इसी को क्या कह दिया जाता है? नोड। और हम जब गन्ना बोते हैं तो क्या करते हैं? इस गन्ने को यहां से छोटे छोटे पीसों में काट लेते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि ये नोड जो है, जब भी कोई गन्ना बोए तो नोड को साथ में बोए, यानी कि ये जो गांठ टाइप का स्ट्रक्चर होता है, गांठ जैसी संरचना होती है, इसको जरूर रखना चाहिए। तो जब इसको आप बोते हैं तो यहीं से धीरे धीरे जड़ें निकलना प्रारंभ होती हैं, फिर एक पौधा गन्ने का तैयार हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह से जो है आपका होता है। अगर उदाहरण की मैं बात करूं तो उदाहरण में ध्यान रखिएगा, आपका जो उदाहरण आएगा ये आएगा आलू। जी हाँ, आलू आपका उदाहरण आएगा। गन्ना आएगा। जी हाँ, गन्ना, आलू यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम, और गन्ना आपका हो गया शुगर, और साथ ही साथ अदरक, लहसुन। देखिए और यहाँ पे उदाहरण और इधर लिख दे रहा हूं, अदरक में भी ऐसा होगा, लहसुन में भी ऐसा होगा, ये लहसुन में भी ऐसा ही होगा। भैया उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और एक चीज होती है स्ट्रॉबेरी। क्या आपको पता है? आपने स्ट्रॉबेरी तो सुना होगा, स्ट्रॉबेरी की हिंदी क्या बनती है? जी हाँ, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताएं, और नहीं तो अगली वीडियो का इंतजार करें और पता करें कि स्ट्रॉबेरी की हिंदी क्या होती है। स्ट्रॉबेरी, जी हाँ, स्ट्रॉबेरी एक अंग्रेजी नाम है, उसकी हिंदी नाम को आपको खोजकर बताना है। चलिएगा हम आगे चलते हैं। जी हाँ, तो एक उदाहरण यहाँ पे फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, स्ट्रॉबेरी। ये स्ट्रॉबेरी आपका हो गया, और स्ट्रॉबेरी को आपने खाया है, स्ट्रॉबेरी को आपने खाया भी है और देखा भी है। तो स्ट्रॉबेरी इसमें उदाहरण आएगा आपका तनों द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। आगे चले। यस, तो ये हो गया आपका, ये तीन भाग हो गए किसके? कायिक जनन के। तो कायिक जनन में आपने क्या क्या देखा? आपने कहा कि कायिक जनन में हमें जो है दो चीजें मिलती हैं, एक प्राकृतिक कायिक जनन और एक मानव निर्मित कायिक जनन। मानव निर्मित कायिक जनन का मतलब यह है कि जो मानव कराए, और प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब वो होता है जो प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा हो। अगर प्रकृति द्वारा कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कैसा हो रहा है? आपका प्राकृतिक कायिक जनन के रूप में हो रहा है। और प्राकृतिक कायिक जनन में दो चीज, आपने तीन चीजें पढ़ी। एक तो आपको तने द्वारा रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिला, साथ ही साथ आपको तने के साथ साथ किसको देखने को मिला? जड़ों द्वारा और पत्तियों द्वारा। तो ये तीन चीजें हैं वहां पे। उदाहरण भी आपने देखे, उदाहरण कैसे थे? तो जब प्राकृतिक कायिक जनन हो रहा था तो जड़ों द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन हो रहा था? तो आपने बताया कि शकरकंद में हो रहा है, साथ ही साथ आपके जो है ये सतावर में हो रहा है, पुदीना में हो रहा है, शीशम में हो रहा है,
यानी डालबर्गिया सिसो, मेंथा अर्बेंसिस, इनमें जो है किससे रिप्रोडक्शन हो रहा है? जड़ों द्वारा। और पत्तियों द्वारा किसमें हो रहा है? ब्रायोफिलम और बिगोनिया में या बिग्नोनिया में। और साथ ही साथ अगर हम जो है तने की बात करेंगे कि तने द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें हो रहा है, कायिक जनन किसमें हो रहा है, तो आपने बताया कि तने का इस्तेमाल हम करते हैं आलू को बनाने में, अदरक के बनाने में, लहसुन को बनाने में, इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी को बनाने में। और साथ ही साथ मैंने एक उदाहरण भी आपसे पूछ लिया, क्या? स्ट्रॉबेरी का हिंदी नाम आपको बताना है। चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मानव निर्मित जो कायिक जनन होगा वो किस तरह से होगा। जी हाँ, अगर मानव निर्मित कायिक जनन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे ख नंबर में यहाँ पे आपसे चर्चा करेंगे मानव निर्मित, ये मानव निर्मित कायिक जनन किस तरह से होगा? कायिक जनन यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें मानव प्रतिभाग करे, यानी कि मानव द्वारा जो कायिक जनन होगा वो किस तरह से हमारे और आपके लिए उपयोगी होता है। भाई कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो मानव की भलाई के लिए ही है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी आप लोगों की भलाई के लिए है। मैं ये चाहता हूं कि संसार का हर वो बच्चा जिसके पास फीस नहीं है और देने में वो समर्थ नहीं है, वो सीधा लाभ ले। और आप चाहे यूपी बोर्ड के एग्जाम में बैठे और चाहे जिस एग्जाम में बैठे, यहां से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे और ये क्वेश्चन आए भी हैं कई बार। आप देखिए आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको लिखा हुआ ऐसा मिलता है। चलिएगा, खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी। तो ये मानव निर्मित कायिक जनन हो गया और इसी को हम दूसरी भाषा दे देते हैं कृत्रिम कायिक जनन। ये आप इसको कह सकते हैं कृत्रिम, क्या कह सकते हैं भैया? ये आपका हो जाएगा मानव निर्मित के बाद दूसरा नाम आप क्या दे सकते हैं? कृत्रिम कायिक जनन। ये है कृत्रिम कायिक जनन, या ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? कृत्रिम कायिक जनन, यानी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है, आर्टिफिशियल जो है रिप्रोडक्शन का मतलब है कि यह किसके द्वारा होगा भैया? यह मानव द्वारा, यानी हमारे और आपके द्वारा कराया जाता है। तो क्या आपने ऐसा किया है? बिल्कुल आपने किया होगा आपके जीवन में, लेकिन आपको शायद याद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यह मानव द्वारा कराया जाता है, कराया जाता है। ये किसके द्वारा कराया जाता है? मानव द्वारा। अब मानव द्वारा जब कराया जाता है कृत्रिम कायिक जनन, तो इसमें कौन कौन से भाग आते हैं? तो सबसे पहले देखिए, मैं ओवरऑल एक स्टॉक बना दे रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या क्या। हम यहाँ पे देखेंगे कलम लगाना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कलम लगाना। कलम लगाने के साथ साथ हम देखेंगे दाब लगाना, ये दाब लगाना। फिर हम देखेंगे गुटी बांधना। जी हाँ, गुटी बांधना ये भी इसी में आता है। और गुटी बांधने के साथ साथ दाब लगाना, कलम लगाना, गुटी बांधना, और साथ ही साथ अगला क्या देख लेंगे भैया? बताइए एक आध ठो आप भी बताइए। जी हाँ, दाब लगाना, कलम लगाना, गुटी बांधना और चलिए ध्यान दीजिएगा कि अगला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ गुटी बांधने के साथ साथ हम यहाँ पर बात करते हैं स्थानांतरण विधि। स्थानांतरण ये स्थानांतरण द्वारा। तो ये चार विधियां हम यहाँ पे देखेंगे जिससे कि कायिक जनन की प्रक्रिया मानव कराता है। तो चलिए पहला नंबर का देखते हैं, नंबर 1 का कलम लगाना। कलम लगाना, आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं जान रहे होंगे कलम लगाने में क्या क्या प्रक्रिया करते हैं, बताइए। कई बार कलम आपने लगाया होगा, किसका? गुलाब का लगाया होगा, गुड़हल का लगाया होगा। जी बिल्कुल, गुलाब का लगाया होगा। और किसका लगाया होगा आपने? गुड़हल का। तो चलिए कलम लगाने में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में ध्यान रखिएगा कि किया क्या जाता है। तो तने को, ध्यान रखिएगा, तने को नोड से काटा जाता है, यानी कि पर्व के साथ काट लिया जाता है। पर्व के साथ काट लिया जाता है। एक बात यहाँ पे समझिएगा, काट लिया जाता है। ये पर्व के साथ काटने का मतलब ये है कि जैसे ये एक तना है जो कि गुलाब का है और यहाँ से शाखाएं अगर इसकी निकली हुई हैं, यहाँ से अगर शाखाएं इसकी निकली हुई हैं तो कैसे होगा भैया? ये आपका क्या हो जाएगा? ये पर्व हो जाएगा। इसी को तो आप पर्व कहते हैं, अभी कुछ देर पहले पर्व कहा था। तो जब हम इस पौधे को काटेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि इसके ये वाला जो भाग है जिसमें ये पर्व संधि है, तो पर्व संधि में पर्व भी होने चाहिए, तब ले जाकर इसको हम कहीं लगा पाएंगे। और जब इसको लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। तो कलम लगाने में क्या है कि तने के पर्व संधि के साथ काट लिया जाता है। अगली बात ध्यान रखिएगा, जब भी कलम लगा रहे हो तो कलम लगाने के लिए तने को कैसा काटें? तिरछा काटें। तो ध्यान रखिएगा, तने को तिरछा काटना चाहिए। तने को कैसा काटना चाहिए भैया? तिरछा काटना चाहिए। तिरछा काटना चाहिए। अच्छा, तिरछा काटना क्यों चाहिए? तिरछा काटने से क्या लाभ है और क्या नुकसान है? तो तिरछा काटने से उसका सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल, तने का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और पानी और शोषण की क्षमता उसमें ज्यादा हो जाती है। इसीलिए जब भी कलम लगाएं तब कलम को एकदम देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं तिरछा काटना चाहिए, तो ये मान लीजिए एक तना है, आप इसको काट कर जो है लगाना चाह रहे हैं, तो आप इसको या तो ऐसे काट सकते हैं,
एक लाइन, या तो आप इसको तिरछा काट सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जब काटें तब आप तिरछा काटें। तिरछा काटने का कारण यह है कि इससे इसका सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और कभी भी इसको सीधा ना काटे। सीधा काटने से सरफेस एरिया कम रहेगा। अब ज्यादा सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल होने से क्या फायदा है? पानी का अवशोषण ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप तने को काटेंगे तो उसमें जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं भी तो होंगी, जो कि पानी को, जाइलम वाहिकाएं पानी को जड़ों से क्या करती हैं? पौधों तक पहुंचाती हैं। और फ्लोएम क्या करता है? पौधे के ऊपर वाले भाग में बने भोज्य पदार्थ को पौधे के अलग अलग भागों में और नीचे की ओर पहुंचाने का काम करता है। बात समझ में आई? तो इन दोनों की जो फ्लोइंग डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई कि तिरछा काटना चाहिए। और क्या करना चाहिए भैया? यस, बताइए बताइए। फिर आप कहेंगे कि भूमि में लगा देना चाहिए। हाँ, ये भी लिख लीजिए, भूमि में लगा देना चाहिए। लगा देना चाहिए यानी बिना मिट्टी के तो तैयार नहीं कर सकते, लगा देना चाहिए। एक विधि है जिससे बिना मिट्टी के तैयार कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो प्रक्रिया होती है उसमें पानी के द्वारा यानी बिना मिट्टी के सहयोग के ही हम एक नया पौधा बना सकते हैं। जी हाँ, और हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें उस पानी में हम मिनरल्स, वो तत्व डाल देते हैं जो कि पौधे को मिट्टी से चाहिए। पौधे क्या करते हैं मिट्टी से भैया? वो तत्व लेते हैं जो उनके वृद्धि विकास के लिए सहायक है। अरे भाई आप जरा सोचिए, एक छोटा सा बीज ही डालकर आप खेत में अलग हो जाते हैं। आप भूमि में क्या डालते हैं? छोटा सा बीज, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं और उस पौधे से कितना बड़ा पौधा तैयार होता है। क्या हमारे मिट्टी में जादू नहीं है? जरा फील करिए, बहुत बड़ा जादू। और ये जादू किसकी वजह से आ रहा है? उसमें जो पाए जा रहे हैं एलिमेंट, अर्थ में जो भी तत्व पाए जा रहे हैं उसकी वजह से। अब अर्थ में तत्व कौन से पाए जा रहे हैं जरा आप बताइएगा कमेंट करके। तब तक मैं आगे चलता हूं। उदाहरण पे यहाँ पे चर्चा करेंगे लाल। यहाँ पे भैया उदाहरण पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से उदाहरण का हम यानी कलम लगाने में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो एक सैद्धांतिक उदाहरण है गुलाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़हल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़हल का, तो गुड़हल के पौधे का जो साइंटिफिक नेम होता है, गुड़हल के पौधे का वो क्या होता है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल के पौधे का साइंटिफिक नेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। बात इतनी समझ में आ गई। बात इतनी अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूं, और अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो एक और उदाहरण लिख लीजिए भैया। अगर गन्ने का उदाहरण यहाँ पे मैं डाल दूं तो क्या मैं गलत होऊंगा? तने द्वारा ही तो उसमें भी जनन होता है, यानी कि मानो हम ही लोग तो तने को काट कर आगे ले जाते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया? कलम लगाना। दूसरी प्रक्रिया हम देखेंगे दाब लगाना। अब दाब कैसे लगाएं, ये दूसरे नंबर का आगे आपका